स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के ऐसे प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए आज इस लेक्चर में हम लोग उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? तो राज्यसभा में जो पहले विपक्षी नेता थे उनका नाम है कमलापति त्रिपाठी। तो राज्यसभा के प्रथम विपक्षी नेता कमलापति त्रिपाठी हैं और लोकसभा में पहले विपक्षी नेता का क्या नाम है? राम सुभग सिंह। तो राम सुभग सिंह लोकसभा में पहले विपक्षी नेता थे और राज्यसभा में प्रथम विपक्षी नेता कमलापति त्रिपाठी है। और ये विपक्ष का जो नेता होता था, इसको बनाने की जो व्यवस्था लागू की गई है ये 1969 से लागू की गई है। इस चीज़ को भी आप जानकारी में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो हमारा जो मंत्रिपरिषद होता है, जिसको हम लोग कैबिनेट मंत्री भी कहते हैं या मंत्रिमंडल भी कहते हैं, तो यह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यसभा के प्रति इसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए कुल संख्या का कितने भाग उपस्थित होना आवश्यक है? तो लोकसभा की कार्रवाई के संचालन करने के लिए लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 भाग उपस्थित होना आवश्यक है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 545 लोकसभा में सदस्य हैं, इसका 1/10 यानी कि लगभग 55 सदस्य लोकसभा में उपस्थित रहेंगे, तभी लोकसभा की कार्रवाई संचालित होगी, नहीं तो लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, तो कितने भाग उपस्थित होना आवश्यक है? 1/10 वहाँ भाग उपस्थित होना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? तो GV मालवंकर। तो मालवंकर साहब जो थे वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। इस चीज़ को आप रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो लोकसभा के 1/3 सदस्य यानी कि 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और कहाँ के होते हैं? राज्यसभा के। ठीक है, तो राज्यसभा का ये स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, जिसमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? तो राज्यसभा की पहली महिला महासचिव BS रमा देवी हैं। तो रमा देवी जी राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थीं। इस चीज़ को आप रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य के द्वारा आते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जो होते हैं वो आपके अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के द्वारा आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट कहाँ पर पेश किया जाता है? तो वित्त मंत्री अपना वार्षिक बजट लोकसभा अथवा राज्यसभा दोनों में से कहाँ पर पेश करता है? तो वित्त मंत्री अपना वार्षिक बजट लोकसभा में पेश करता है। अब इसको हम लोग कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं, क्योंकि वित्त मंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद का भाग होता है। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार जितने भी मंत्री होंगे वो अपना सारा कामकाज लोकसभा में ही करेंगे। तो वित्त मंत्री अपना वार्षिक बजट कहाँ पर पेश करता है? लोकसभा में पेश करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? तो IPC की धारा जो 302 है वो हत्या से संबंधित है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110 में दिया गया है। तो धन विधेयक के बारे में कहाँ बताया गया है? संविधान के अनुच्छेद 110 में बताया गया है। यहाँ पर धन विधेयक की परिभाषा लिखी गई है। वित्त विधेयक के बारे में इसकी जो परिभाषा है वो संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई है? तो वित्त विधेयक की जो परिभाषा है अथवा वित्त विधेयक के बारे में संविधान के अनुच्छेद 112 में बताया गया है। इन दोनों आर्टिकल को, अनुच्छेद को आप रख लीजिएगा। 110 धन विधेयक, 112 वित्त विधेयक। आगे बढ़ते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को राज्यसभा
विचार करने के लिए अपने पास कितने दिनों तक रख सकती है। तो जब कोई भी विधेयक जो धन विधेयक होता है लोकसभा से पास होकर उसे राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा उसे अपने पास केवल 14 दिनों के लिए विचार करने के लिए रख सकती है। तो राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास केवल 14 दिनों के लिए रख सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति कौन देता है? तो धन विधेयक को अगर लोकसभा में प्रस्तुत करना है तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति देता है। तो राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है। अनुमति लेता कौन है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। तो लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये दोनों प्रश्न हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। अनुमति राष्ट्रपति देता है और धन विधेयक है अथवा नहीं है इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 360 में क्या लिखा गया है? तो अनुच्छेद भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 360 है इसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। इस वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। धन विधेयक कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? तो ये अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारा धन विधेयक होता है ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। यानी कि किसी व्यक्ति को आप 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के खंड 2 में लिखा है। तो आर्टिकल 153 के खंड 2 में लिखा है एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की कार्रवाई की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसके पास है? तो जो राज्य होते हैं राज्यों में एक राज्यपाल होता है। इस राज्यपाल की जो कार्रवाई करता है, अगर राज्यपाल ने कोई काम किया है तो उसकी वैधता को चुनौती देने का अधिकार उस राज्य की विधानसभा के पास होता है। तो राज्य की विधानसभा के पास राज्यपाल द्वारा किए गए कार्यों की चुनौती देने का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। राज्य की शक्ति किसमें निहित होती है? तो जो राज्य की शक्ति होती है उस राज्य के राज्यपाल में निहित होती है। तो राज्य की संपूर्ण शक्ति उस राज्य के राज्यपाल में निहित होती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? जिस प्रकार संघ कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा होता है? तो किसी भी राज्य में 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। तो विधानसभा जो होती है और इन विधानसभा और विधान परिषद इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? विधानमंडल बनता है। ठीक है, तो दोनों को संयुक्त रूप से विधानमंडल बोलते हैं। तो विधानमंडल का जो निम्न सदन हो वो क्या कहलाता है? वो आपका विधानसभा कहलाती है। इस विधानसभा की तुलना आप लोकसभा से कर सकते हैं। और विधानमंडल का जो स्थायी और उच्च सदन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे विधान परिषद कहते हैं। इस विधान परिषद की तुलना आप राज्यसभा से कर सकते हैं। तो जैसा काम आपके संघ में होता है यानी केंद्र में होता है वही काम प्रत्येक राज्य में होता है। राज्य में विधानमंडल होता है जिसमें 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद उच्च सदन होता है जो कि स्थायी होता है और विधानसभा निम्न सदन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो किसी भी राज्य के विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो केवल 1 आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्य विधानसभा में करता है। और कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल क्या करता है? प्रत्येक राज्य में जो राज्यपाल होता है वो 1 आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करता है। लेकिन वर्तमान समय में ये व्यवस्था खत्म की जा चुकी है, लेकिन इसलिए अब इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं रह जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा की न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो किसी भी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 हो सकती है और अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है। तो किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं और विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 60 हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जिस प्रकार
कैबिनेट में संघ में जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उसी प्रकार राज्यों में जो मंत्रिमंडल होता है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी कौन होता है? राज्यों का मंत्रिपरिषद, मंत्रियों का समूह। आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद और विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद की तुलना आप राज्यसभा से करते हैं, इस प्रकार विधान परिषद के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है और विधानसभा की जो तुलना की जाती है वो लोकसभा से की जाती है। इस प्रकार विधानसभा में जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर कौन करता है? तो गवर्नर मतलब होता है राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसे विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच में कितने समय का अंतराल होता है? तो विधानसभा के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है। इससे ज़्यादा का अंतराल विधानसभा के 2 सत्रों के बीच में नहीं होना चाहिए, ऐसा भारतीय संविधान में लिखा है। तो आज के लिए हम इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ये सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 1 लाइनर प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को वीडियो को 1-2 बार देखकर रट लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य आएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।